स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर एक बार फिर से हम नए टॉपिक के साथ नई वीडियो बना रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने कोलाइडल सोल और उनके क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल। देखिए, जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा था जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो बहुत ही इजीली डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू बन जाते हैं, लेकिन जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं वो डायरेक्ट मेथड्स के थ्रू नहीं बनते हैं। उन्हें बनाने के लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज़ किया जाता है। आज हम उन्हीं इनडायरेक्ट मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है इसमें डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड नाम से ही बता रहा है कि हम डिस्पर्स करने वाले हैं मेटल पार्टिकल्स को, और इसके अंदर जो टेक्निक्स यूज होनी है वो दो हैं, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर देखिए क्या होगा। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के अंदर जो हमारे मेटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें पार्टिकल्स को हमें कोलाइडल रेंज के अंदर कन्वर्ट करना होता है, उनके लिए यूज किया जाता है कोलाइडल मिल, या फिर कहते हैं बॉल मिल। कोलाइडल मिल या फिर बॉल मिल नाम की जो मशीन है इनका यूज किया जाता है। ये क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ऑलरेडी इसका प्लॉट कर दिया था कि यहाँ पे शाफ्ट लगी हुई होती है, इस पे ड्राइविंग बेल्ट लगी हुई होती है। इस तरीके से इस पे ड्राइविंग बेल्ट लगी हुई होती है। आप बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाए, मुझे पता है इतना अच्छा नहीं है पर फिर भी आप कंसिडर कर ले। यहाँ से सस्पेंशन इसके अंदर इंसर्ट किया जाता है। स्टील की जो डिस्क होती है, ये जो दोनों है ये स्टील की डिस्क है, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे सटी हुई रहती है, अटैच रहती है। बिल्कुल माइन्यूट सा जो स्पेस रहता है इनके बीच में वो बहुत कम रहता है। और यहाँ से जो भी सस्पेंशन आप डालेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बहुत ही फास्ट स्पीड से रोटेट करती है। इनका जो रोटेशन स्पीड होती है वो लगभग 7000 राउंड्स पर सेकंड के हिसाब से होते हैं। इतने ज़्यादा फास्ट स्पीड से ये रोटेट करती है कि जो पार्टिकल यहाँ पे आएंगे वो बिल्कुल क्रश आउट होके डिस्चार्ज यहाँ से जो होगा वो पूरा नैनो रेंज के अंदर प्रेजेंट होगा। और नैनो रेंज भी कौन सी, कोलाइडल पार्टिकल रेंज जो होती है उसमें प्रेजेंट रहेगा। उस रेंज के अंदर जैसे हमें पार्टिकल मिलेंगे उसके बाद आप उनका सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उन्हें कोलाइडल रेंज के अंदर कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए बॉल मिल या फिर कोलाइडल मिल का यूज किया जाता है। ज्यादा स्पेसिफिक रहेगा अगर हम यहाँ पे कोलाइडल मिल वर्ड यूज करें तो। ओके, सेकंड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक आर्क का। मैं यहाँ पे डायग्राम बना रही हूँ। देखिए, एक यहाँ पे कंटेनर लिया हुआ होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या फिल कर देते हैं हम, डिस्पर्जन मीडियम। क्या है इसके अंदर, डिस्पर्जन मीडियम। ओके, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं, दो इलेक्ट्रोड रहते हैं, और इलेक्ट्रोड जो है ये कनेक्टेड रहते हैं वायर से। ओके, और जैसे ही ये आपस में यहाँ पे टच करेंगे तो इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी। क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक आर्क। हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर डिस्पर्जन मीडियम फिल किया हुआ है, और दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं हम यहाँ। मेटेलिक इलेक्ट्रोड को जैसे ही हम नियर टुगेदर लेके आते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होती है। क्या जनरेट हो रही है, ये इलेक्ट्रिक आर्क, जिसकी वजह से जो मेटल पार्टिकल्स होते हैं वो वेपराइज होना स्टार्ट कर देते हैं, वेपर फेज के अंदर आ जाते हैं तुरंत। और वो रेंज क्या रहती है उनकी, कोलाइडल रेंज के अंदर रहेंगे और वो वेपराइज हो जाएंगे। तो अगर वो वेपर फेज के अंदर आए तो वो तो यहाँ से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, फिर तो एक्सपेरिमेंट हमारे किसी काम का ही नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इस बीकर को जैसे इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट करते हैं हम इस बीकर को प्लेस कर देते हैं एक दूसरे कंटेनर के अंदर, या बड़े बीकर के अंदर जो कंटेनर होता है उसे हम आइस क्यूब से फिल कर लेते हैं। यानी बिल्कुल जो टेम्परेचर है यहाँ पे आइस क्यूब्स फिल की हुई हैं, और टेम्परेचर इतना लो रखना पड़ता है ताकि जैसे इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से यहाँ पे मेटल वेपराइज होना स्टार्ट करे, कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल है, तुरंत टेम्परेचर इसका इतना लो हो कि इस सॉल्यूशन में जैसे ही वेपर बने तुरंत उन्हें कंडेंस करके क्या करे, वापस इस सॉल्यूशन के अंदर ले आए। तो इस तरीके से बार बार जब ये प्रोसेस होती रहती है तो वो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि जितने भी जो मेटेलिक पार्टिकल्स थे वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटल के,
वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स के अंदर, और कंडेंसेशन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पे आइस क्यूब टेम्परेचर लोअर डाउन करने के लिए यूज की हुई है, तो वो पूरा कंडेंस होके इस सॉल्यूशन के अंदर ही आ जाता है। और इस तरीके से हमारा जो लायोफोबिक कोलाइडल सोल था, जो बहुत ही इजीली नहीं बन रहा था, वो हम इजीली बना पाएंगे। ओके, तो इसके लिए जो मेटल्स यूज की जाती हैं वो जैसे गोल्ड होती है, प्लेटिनम होती है, इन चीजों को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दूसरी मेटल्स का भी यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये तो फर्स्ट टाइप थी डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब सेकंड टाइप देखिए यहाँ पे पेप्टाइजेशन। सेकंड टाइप क्या है? पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल बाय शेकिंग इट विद द डिस्पर्जन मीडियम। अगर हम किसी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेश प्रेसिपिटेट को कोलाइडल पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसे डिस्पर्जन मीडियम के अंदर शेक करना पड़ेगा, ताकि जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, और लार्ज पार्टिकल साइज होने की वजह से वो कोलाइडल रेंज के अंदर नहीं आते। लेकिन हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल बने वो कोलाइडल रेंज के अंदर बने, तो ये कह रहा है जो प्रेसिपिटेट होते हैं उन्हें डिस्पर्जन मीडियम के अंदर हमें सेक करना पड़ेगा बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ, प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन सेक करने से भी वो नहीं बनेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रोलाइट, सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इसके अंदर डालना पड़ेगा। द इलेक्ट्रोलाइट एडेड इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? जो हम इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर ऐड करवाएंगे वो पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, तो देखिए जैसे हमारे पास है FeOH होल थ्राइस, इसके प्रेसिपिटेट प्रेजेंट है, हम क्या करेंगे? ये इतने बड़े साइज का है। ओके, तो ये तो प्रेसिपिटेट हो गया। अब जो प्रेसिपिटेट है इसको हम कोलाइडल रेंज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट डाला है यहाँ पे? FeCl3, जो फेरिक क्लोराइड है उसका यूज किया हुआ है। वो जैसे ही डालेंगे, अब यहाँ पे देखिए एक आयन कॉमन है, Fe यहाँ भी है और Fe इसके अंदर भी है। ये क्या करेगा? इन FeOH होल थ्राइस के जो ये पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इनको इनमें से एक जो कॉमन आयन होता है वो जाके सराउंड कर लेगा। कोई भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे मैं पॉजिटिवली चार्ज आयन दिखा रही हूँ क्योंकि FeOH होल थ्राइस जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ये देखिए इस तरीके से ये इन्हें सराउंड कर लेंगे। जैसे ये सराउंड करेंगे, अब ये जो पार्टिकल है ये कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएंगे। कोलाइडल पार्टिकल के अंदर ये कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए अगर ये इस तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट थे तो ये क्या हो रहे थे? आपस में प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहे थे और इनका जो साइज था वो बिगेस्ट इस तरीके से होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही FeCl3 इसके अंदर ऐड करेंगे, ये इसके सराउंडिंग में आके सेम टाइप के जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इसे सराउंड कर लेंगे, जिस वजह से इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जनरेट होगा। और रिपल्शन की वजह से क्या होगा? ये डिस्पर्जन मीडियम के अंदर जो डिस्पर्स फॉर्म के अंदर रहेंगे, कोगुलेट नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे। तो जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हम पेप्टाइजेशन के थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना चाह रहे थे, वो इजीली बन सकता है। ओके, मेन रीजन क्या है यहाँ पे? बस कि इनके बीच में जो ये चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देगा, और रिपेल करेगा तो जो पार्टिकल्स हैं स्मॉल पार्टिकल्स वो एक दूसरे के साथ कोगुलेट नहीं होंगे, प्रेसिपिटेट आउट नहीं होंगे, वो फार अवे रहेंगे। तो जिस वजह से जो पार्टिकल रेंज है वो कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाएगी और फिर इजीली हम उसका सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो दो टाइप हुई इसकी। इसके अलावा एक केमिकल जो टाइप है वो और है। देखिए इसके बाद का जो मेथड है वो बाय केमिकल रिएक्शन मेथड है। इसमें देखिए देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो अगर केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शन से लिखनी पड़ेंगी हमें। तो यहाँ पे देखिए बाय डबल डीकम्पोजिशन, ये टाइप ऑफ रिएक्शन होती हैं, आपने पढ़ी हैं 10th के अंदर भी पढ़ी हैं, 11th में भी पढ़ी हैं। तो अब देखिए बाय डबल डीकम्पोजिशन AS2O3 + 3H2S, यहाँ पे हमने ये दो कंपाउंड लिए, जब आप इन्हें रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? AS2S3 + H2O। ये जो यहाँ पे पार्टिकल बनेंगे ये कोलाइडल सोल बनाएंगे, ठीक है, कोलाइडल रेंज के रहेंगे और बहुत ही इजीली। देखिए हमने वहाँ पे बात की थी कि जो डायरेक्टली जो कंपाउंड डायरेक्टली लायोफिलिक सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं, डायरेक्टली मतलब सॉल्यूशन कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाते हैं,
उनके लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं। वो मैकेनिकल मेथड हो सकते हैं, केमिकल मेथड हो सकते हैं, पेप्टाइजेशन हो सकता है, एग्रीगेशन हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड रहते हैं। तो यहाँ पे हमने केमिकल्स का यूज़ किया है कि सिर्फ उन्हीं मेथड्स को यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो केमिकल की हेल्प से भी आप इजीली जो हमारे पार्टिकल्स हैं उन्हें कोलाइडल रेंज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत इजीली सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर्सेनिक का लिखा हुआ है, ये आर्सेनिक ऑक्साइड लिया था, इसे सल्फर जो H2S है जो इसके साथ रिएक्ट करवाया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कोलाइडल सोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से बाय रिडक्शन, जो रिडक्शन प्रोसेस होती है उसके थ्रू भी हम बना सकते हैं। और एक क्लोराइड ले रखा है यहाँ पे AuCl3 और ये SnCl2 के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गोल्ड प्लस SnCl4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ये जो यहाँ पे नेटिव Au की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये कोलाइडल रेंज के पार्टिकल प्रेजेंट है गोल्ड के, तो इन्हें गोल्ड सोल के नाम से जाना जाता है। ओके, और जो गोल्ड सोल होता है ये येलोइश कलर, जो गोल्डन कलर होता है ना गोल्ड का, उस कलर की फॉर्म में नहीं रहता, इनका अपना रेडिश ब्राउन कलर होता है, एक अलग यूनिक कलर रहता है। तो जब भी जो पार्टिकल है वो कोलाइडल रेंज के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनके कलर में भी डिफरेंस आ जाता है। साथ में जो गोल्ड सोल है, गोल्ड है, सिल्वर है, आर्सेनिक, इनमें से किसी भी चीज़ का अगर हमें बनाना है तो केमिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। इनके अलावा भी केमिकल मेथड्स दिए हुए हैं, कुछ और भी मेथड्स हैं, आप जितना पढ़ना चाहें उतने पढ़ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन जो मेथड मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कम से कम वो अच्छे से पढ़ ले और अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर ले।